हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय सारंगी स्टडी में। तो आप सभी को यहाँ पर 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है तो उसका लेसन नंबर 12 हम पढ़ेंगे। आज लास्ट लेसन है ये, तो इसमें हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, यानी कि भौगोलिक जो परिक्षेप है उसमें क्या क्या मुद्दे होते हैं, क्या क्या समस्या होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 12। इसका नेम है भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। अब जो समस्या होती है भौगोलिक वातावरण में कौन कौन सी है, तो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एक बड़ी समस्या यहाँ पर फैली हुई है। बड़ी समस्या ही है पर्यावरण प्रदूषण। तो देखते हैं जल प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में कौन कौन से आते हैं, तो जल प्रदूषण यानी कि जल का प्रदूषित होना, यानी कि पानी में पानी रहता है ना, पानी उसमें ना अपशिष्ट पदार्थों का मिलना, शिष्ट पदार्थों का मिलना। वायु प्रदूषण भी होता है, यानी कि धुआं। वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ में ज़्यादा शोर होना, आवाज़ प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण। भू प्रदूषण यानी कि मिट्टी में अपशिष्टों का मिलना, उर्वरकता खत्म होना मिट्टी की। ये सब क्या है, प्रदूषण के प्रकार हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जल प्रदूषण। फर्स्ट नंबर पे आता है जल प्रदूषण, यानी कि पानी का प्रदूषित होना। जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, हम जल में है ना, जैसे कि हमारी नालियाँ वगैरह जा रही है तो उनका पानी हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऊपर ज़्यादा प्रदूषित जल है। क्योंकि उसमें ना कोई कूड़ा कचरा डाल देता है, कोई क्या डाल देता है, कोई क्या डाल देता है, जिसके कारण वो जो शुद्ध जल रहता है वो जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि जल प्रदूषण के बारे में देखते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम, और औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों के विकास, यानी कि अधिकतर उद्योग विकसित हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे कारखाने खुल गए हैं जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। देखते हैं जल के विवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता में बहुत अधिक ह्रास हुआ है। जल के विवेकपूर्ण यानी कि सही ढंग से उपयोग से जल की गुणवत्ता में बहुत अधिक ह्रास हुआ है, यानी कि विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करने से जल की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। यहाँ पर उपयोग नहीं करने से गुणवत्ता में बहुत अधिक ह्रास हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों का जल अशुद्ध हो गया है। नदियां हैं, नहरें और झीलें और तालाब हैं, जैसे कि गंगा नदी है ना, गंगा नदी में क्या है, गंगा नदी में बहुत सारी हड्डियों का विसर्जन किया जाता है। वहाँ पर ना शरीरों को ऐसे डाल देता है, कोई इंसान मर जाता है तो उसे डायरेक्ट उसमें नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे नदी का जल में वो सड़ती और नदी के जल को प्रदूषित करती है। यानी कि नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों का जल भी अशुद्ध होता गया है, यानी कि मानव के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा हानि होती है। जल प्रदूषण से कई बीमारियाँ होती है। जल प्रदूषित होगा, यदि हम प्रदूषित जल पिएंगे, यानी कि हम कीटाणुओं से युक्त जल पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ होगी। यानी कि जल प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, जिनमें दस्त लगना, यानी कि दस्तें लग जाती हैं, आंतों में कृमि हो जाता है, हेपेटाइटिस प्रमुख बीमारियां हैं। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होता है। 1/4 संचारी रोग जो जल के द्वारा होता है, वो किसने बताया, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट ने बताया कि जल के द्वारा इंसान को 1/4 रोग होते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। गंगा नदी में क्या हो रहा है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हड्डियों का विसर्जन किया जा रहा है। अपशिष्ट पदार्थ जो भी है, जो पूजा पाठ के सारे सामान किसमें बहा दिए जाते हैं, गंगा नदी में बहा दिए जाते हैं, और उनका पानी अशुद्ध हो रहा है। जिससे सुधार के लिए अब इसके सुधार के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। गंगा नदी की सफाई के लिए वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है। जो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम जो चलाया गया वो नमामि गंगे कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। नमामि गंगे कार्यक्रम होता क्या है, तो आइए देखते हैं। तो नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है। नदी के रूप में जो गंगा है उसका राष्ट्रीय महत्व है, यानी कि एक प्रमुख नदी है, और इसके प्रदूषण की रोकथाम के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपाय क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो औद्योगिक प्रवाह की निगरानी की जाए, यानी कि उद्योगों से जो प्रवाहित होता है जल वगैरह, वो प्रदूषित जल, उसको दूसरे काम में लिया जाए, डायरेक्ट नदी और नालों में ना बहाया जाए।
नदियों के किनारे वनीकरण यानी कि नदियों के किनारे क्या उगाने चाहिए, पेड़ उगा दिए जाने चाहिए, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होगी, जिससे जैव विविधता में अधिक वृद्धि होगी। नदियों के तल की सफाई, नदियों में जो तल है, तल यानी कि उनका किनारा, नदियों का जो किनारा है उसकी सफाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में गंगा ग्राम का विकास करना, वहाँ पर गंगा ग्राम विकास का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अधिक विकास होगा तो वहाँ पर अच्छे प्रकार से उपयोग हो पाएगा। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वह किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण बढ़ता है और इसके संबंध में लोग जागरूकता पैदा करनी चाहिए। मतलब गंगा नदी में किसी प्रकार का अनुष्ठान या फिर कोई पूजा पाठ वगैरह करवाई गई है तो उससे संबंधित जो भी है ना, धूल वगैरह या फिर भभूत वगैरह, तो पूजा वगैरह के सामान, तो उनको पानी में प्रदूषित के लिए नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनको कोई दूसरे स्थान पर फेंक देना चाहिए, जिससे संबंधित लोगों को जागरूकता पैदा करना। मतलब ये सभी लोगों को बताना कि इससे प्रदूषण होता है, इन वस्तुओं से प्रदूषण होता है, उनको नदी में न डाला जाए। इसलिए लोगों में क्या करनी चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि पानी से ये प्रदूषण होता है और ये बीमारियाँ हो सकती है यदि आप इसको प्रदूषित करोगे तो। आगे चलते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं। वायु प्रदूषण यानी कि वायु में धूल, वायु में जो धुआं पैदा हो जाता है, गैसें को हरा दुर्ग निवास पर जैसे पदार्थों की अभिवृद्धि होना वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब धुआं, कोहरा वगैरह क्या होते हैं, जम जाते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जैसे कि दिल्ली में सुना होगा आपने, रेड अलर्ट जारी हो गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, गाड़ियाँ होने के कारण उनका जो धुआं रहता है वो आसमान में जम जाता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो पटाखे वगैरह नहीं चला देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वायु प्रदूषण हो गया और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। तो वायु प्रदूषण इस प्रकार से होता है। तो विभिन्न प्रकार के गैसों का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करने पर पर्यावरण में विषाक्त धुआं वाली गैसों का उत्सर्जन होने से वायु प्रदूषण होता है। मतलब गाड़ी वगैरह हम चलाते हैं तो उसका धुआं वगैरह रहता है, तो उससे कई प्रकार की गैसें निकलती है, तो वो गैसें क्या है, वायु प्रदूषण में जाकर फैल जाती है और वायु को प्रदूषित कर देती है। जैसे कि हम शहर में जाते हैं तो शहरों में क्या होता है, शहरों में सांस लेना भी दुष्प्रभाव होता है। मतलब अच्छे से सांस नहीं ले पाते। जैसे हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर अच्छे से सांस आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, गाड़ी मोटरें वगैरह कम चलती है। इस प्रकार ही यहाँ पर इस प्रकार से है, क्योंकि गांव में क्या है, प्रदूषण कम है और शहरों में प्रदूषण ज़्यादा है, वायु प्रदूषण ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में क्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ मोटर हैं और गाँव में कम है। तो यह प्रकार भी एक प्रकार से यह वायु प्रदूषण है। जीवाश्म ईंधन का दहन खनन उद्योगों वायु प्रदूषण करते हैं, यानी कि पेट्रोल वगैरह का दहन करने से वायु प्रदूषण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें वायुमंडल में प्रदूषण पैदा करती है। मतलब ये गैसें वायुमंडल में फैल जाती है और प्रदूषण फैलाती है। प्रभाव, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार संबंधित बीमारी होती है। जो वायु प्रदूषण के द्वारा जो बीमारी होती है वो श्वसन तंत्र यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, सांस लेने में परेशानी होती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, रक्त संचार में कमी लाती है। नगरों के ऊपर धूम और कोहर का जमना, नहरों में जो धूम कोहर यानी कि धुएं का जो कोहरा जम जाता है वह किसके द्वारा जमता है, वायु प्रदूषण के द्वारा जमता है। अम्ल वर्षा का होना, अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण के कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण देख लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, वह प्रदूषण जो कानों को अच्छा ना लगे, यानी कि कोई आवाज़ है जो हमें कानों को अच्छा नहीं लगती, वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण। यानी कि जो पास हमारे घर के पास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ पर क्या है, ठक ठक वगैरह, या फिर कोई बिल्डिंग वाला है जो हमारे घर के पास में है, तो वहाँ पर क्या है, वो बिल्डिंग वाला क्या करता है, ठक 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 ठोकता ही रहता है दिन भर ही। तो उससे क्या है, हमारे कानों में बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है और हमारा सिर दर्द करने लग जाता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग। जैसे कि मैंने आपने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि उद्योगों के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि उद्योगों में जो मशीनें चलती है उससे प्रदूषित, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है और प्रदूषण होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनों का निर्माण करने से भी प्रदूषण फैलता है, आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, तोड़ फोड़ कार्य करना, तीव्र चलित मोटर वाहन यानी कि तेज़ी से वाहन वगैरह चलना, यानी कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है ना। मार्केट में हम जाते हैं तो मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है तो वायु प्रदूषण होता है। वायुयान इत्यादि, यानी कि ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं।
संवर्धित ध्वनि प्रदूषण यातायात द्वारा होता है। यहाँ संवर्धित ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होता है? यातायात के द्वारा होता है, बाइक वगैरह के द्वारा होता है। ग्रामीण शहर प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास के अनेक कारण हैं। नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, नगरीय क्षेत्रों में जो नगर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मजदूरों को अधिक मांग है, क्योंकि मजदूर क्या है, नगरों में काम करेंगे और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है नगरों में, तो उनमें काम कर सकेंगे, यानी कि नगरों में क्या है, बहुत ज़्यादा मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर, यानी कि वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, नगरों में जाकर रहने लगते हैं, गाँव से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप, यानी कि नगरीय क्षेत्र में विकास की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अच्छे चिकित्सालय हैं, मतलब हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, कार्यालय हैं, और कई प्रकार की सुविधाएं नगरों में उपलब्ध हो पाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध आसानी से नहीं होती। अब देखते हैं धारावी बस्ती क्या होती है। धारावी बस्ती को हम गंदी बस्ती के नाम से भी जान देते हैं, गंदी बस्ती भी कहते हैं इसे, और ये मुंबई में है सर, धारावी बस्ती, धारावी बस्ती। देखिए इसे सलम भी कहते हैं। धारावी बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? सलम के नाम से भी जाना जाता है, और इसे गंदी बस्ती भी कहते हैं। यह एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है जो मुंबई में है। जो धारावी बस्ती है वो कहाँ पर है? एशिया की ये सबसे बड़ी बस्ती है, जो कहाँ पर है? मुंबई में है। ये इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ पर जहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की परिधि के बाहर रेखा पर गुजरती हैं, यानी कि बसें रहती हैं, जो बस रहती है, ऑटो बस वगैरह, तो ये क्या है, जहाँ पर से स्टार्ट होती है ना, तो उसकी बाहर के परिधि पर, यानी कि यहाँ पर तो ये सलम है, यानी कि गंदी बस्तियाँ हैं, तो यहाँ बाहर के इलाकों पर क्या है, बसें जाती हैं, क्योंकि इन बस्तियों में क्या है, इनकी जो गलियाँ हैं, इन बस्तियों की गलियाँ हैं छोटी छोटी, तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा भी इन बस्तियों में नहीं आ सकते हैं, और एक साइकिल का भी आना है कई प्रकार से तो प्रतिबंधित होता है, यानी कि यहाँ पर एक साथ दो लोग नहीं चल सकते इनके रास्तों पर। गंदी बस्तियों में से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है, जिसे 90 फुट रोड के गलत नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर से एक मुख्य सड़क गुजरती है, एक बड़ी सड़क होती है, इसको 90 फुट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इतनी बड़ी नहीं होती कि यहाँ पर से अच्छी प्रकार से बसें वगैरह जा सकें। कुछ गलियाँ इतनी सकड़ी होती हैं, कुछ गलियाँ तो इतनी सकड़ी होती हैं यहाँ पर कि यहाँ से साइकिल भी नहीं जा सकती। अस्थायी भवन, यहाँ पर जो भवन रहते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब चद्दर वगैरह के भवन बनाए जाते हैं, जो 2 से 3 मंजिल ऊंचे होते हैं। 2 से 3 मंजिल भवन बनते हैं, जिनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। एक कमरे में पूरी परिवार रहता है। एक कमरे में क्या करता है, पूरा परिवार रहता है। कई बार तो 10 से 12 लोग एक कमरे में रहते हैं। यहाँ पर छाया रहित स्थान है, वृक्ष रहित स्थान है, धूप रहित, चारों ओर कचरा, काले कोए और भूरे चूहे मिलते हैं। धारावी लोग मिट्टी के बर्तन, कशीदाकारी, जरी, कपड़े के वस्त्र, धातु, आभूषण, फर्नीचर आदि का कार्य करते हैं। भूनिम्नीकरण होता है क्या है, तो देखते हैं। भूनिम्नीकरण यानी कि भूमि का खराब होना भूनिम्नीकरण कहलाता है। भूनिम्नीकरण का विपरीत स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि उत्पादकों की कमी होना, यानी कि भूमि की उर्वरता कम होना भूनिम्नीकरण है। यूट्यूब चैनल जय सर रैंक स्टडी नेम से आप सभी को वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय सर रैंक स्टडी में। यहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सभी वीडियो को आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंजॉय वीडियो भी ट्रिक के साथ पढ़िए और एंजॉय कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम जी के।